नमस्कार साथियों। तो आज हम चर्चा करते हैं किन्सोलॉजी और बायोमैकेनिक्स के क्वेश्चन पेपर की। ध्यान सुनिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड कहने का तात्पर्य है न्यूटन के सेकंड नियम को भी कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है, आपका आंसर होगा इसका लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। क्या होगा? लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। एक नाम और इसका है, सेकेंड लॉ को लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। न्यूटन सेकेंड लॉ को लॉ ऑफ एक्सीलरेशन और लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। आंसर सी सही है इसका। थोड़ा बात कर लेते हैं कि न्यूटन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। न्यूटन के नियम महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किए थे। इन्होंने 3 नियम दिए थे, लॉ ऑफ इनर्शिया जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन संवेग का नियम, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो लॉ ऑफ एक्सीलरेशन और मोमेंटम ये आपका न्यूटन का द्वितीय नियम है। दूसरा क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन मूव्स अराउंड। हॉरिजॉन्टल को क्षैतिज प्लेन भी कहते हैं, ट्रांसवर्स प्लेन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन मूव्स अराउंड, इसका जो आंसर होगा, मतलब किस एक्सिस पे घूमता है वो, तो आपका ये वर्टिकल एक्सिस का आंसर तीसरा हो सही होगा, वर्टिकल एक्सिस। अब तीसरा क्वेश्चन है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड, न्यूटन के फर्स्ट नियम को कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इन द फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर द फल्क्रम इज। इन द फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर द फल्क्रम इज, किस प्रकार के लीवर में फल्क्रम फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर द फल्क्रम इज, मतलब प्रथम प्रकार के लीवर में फल्क्रम कहाँ होता है। एक बार फिर सुनिए, प्रथम प्रकार के लीवर में फल्क्रम कहाँ होता है। तो इसका आंसर सही होगा तीसरा, एट सेंटर। प्रथम प्रकार के लीवर में आपका जो फल्क्रम होगा वो आपका बीचों बीच रहता है। थोड़ी इसकी चर्चा करूंगा मैं। लीवर मैंने आपको जब क्लास ली थी तो लीवर 3 प्रकार के बताए थे, प्रथम प्रकार का, द्वितीय प्रकार का और तृतीय प्रकार का। प्रथम प्रकार के लीवर में फल्क्रम बीचों बीच होगा और फोर्स और रेजिस्टेंस दाएं बाएं होंगे। द्वितीय प्रकार के लीवर में वेट या रेजिस्टेंस बीचों बीच होगा और आपका एक्सेस और फोर्स साइड में होंगे। तृतीय प्रकार के लीवर में फोर्स बीचों बीच होगा, फोर्स एफर्ट बल बीचों बीच होगा और उसके दाएं बाएं आपके एक्सेस और रेजिस्टेंस होंगे। ठीक है, तो आपका प्रथम में फल्क्रम बीच में है, द्वितीय में आपका रेजिस्टेंस बीच में है, तृतीय में फोर्स बीच में है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन कह रहा है, पैराबोला एज। पैराबोला एज, तो पैराबोला से तात्पर्य है, इसे हिंदी में परवलय कहते हैं, परवलय पथ कहा जाता है। तो पैराबोला एज का जो आंसर है 5वें का, इसका आंसर है पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम विथ एयर रेजिस्टेंस। इसका जो आंसर है वो आपका दूसरा आंसर है सही। पैराबोला किसे कहते हैं सुन लीजिए, थोड़ा सा इसकी चर्चा कर रहे हैं हम, कि कोई ऑब्जेक्ट हो जब उसे 90 अंश से कम
बिलो 90 से किसी ऑब्जेक्ट को जब छोड़ा जाता है, फेंका जाता है, तो वो ऑब्जेक्ट, वह ऑब्जेक्ट एक रास्ता तय करता है, एक पथ तय करता है। उसे पैराबोला पथ या पैराबोला पथ भी कहते हैं। सपोज देखिए, जैसे मान लीजिए किसी भी वस्तु को फेंकना हो, तो उस वस्तु में प्रक्षेप तभी बनेगा जब वह वस्तु 90 अंश के कोण से कम, मतलब एक्यूट एंगल पे फेंकी जाएगी और उसमें गुरुत्वाकर्षण काम करेगा, अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, तभी वह वस्तु प्रक्षेप पथ बनाएगी या प्रोजेक्टाइल बनाएगी। अगर हमने किसी वस्तु को 90 अंश फेंक दिया तो वस्तु हमारे ऊपर गिर जाएगी, तो आपका प्रक्षेप नहीं बनेगा। तो बिलो 90 फेंकेंगे तभी आपका प्रोजेक्टाइल बनेगा, प्रक्षेप बनेगा। इसकी भी 3 कंडीशन है। जहाँ से वस्तु फेंकी जाती है उसे प्रारंभिक वेग कहते हैं, और जहाँ वस्तु गिरती है उसे अंतिम वेग कहते हैं। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग में जो अंतर होता है उसे रेंज कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसने अपने स्थान से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका और वो जाके कुछ दूरी पे गिरता है, तो जहाँ से फेंका वहाँ से लेकर जहाँ वस्तु गिरी हुई है उसके जो बीच की दूरी है उसे कहते हैं रेंज कहते हैं, परास कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग में जो दूरी डिस्टेंस होती है उसे क्या कहता है? रेंज कहा जाता है। एक कंडीशन इसमें और है, प्रारंभिक जहाँ से व्यक्ति जहाँ खड़ा हुआ है वहाँ से जब ऑब्जेक्ट को थ्रो करता है तो ऑब्जेक्ट एक बढ़ते हुए क्रम में जाता है, ऊपर की जाता है, उसे बोलते हैं एसेंट टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसेंट टाइम बोलते हैं। और एक ऐसी स्थिति आती है कि उसके ऊपर वो चीज़ नहीं जाएगी और वो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे डाउन होने लगता है। जब वो डाउन फेज में आने लगता है तो उसको बोलता है डिसेंट टाइम बोला जाता है। क्या बोलता है? डिसेंट टाइम बोला जाता है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट हाइट में जाती है तो एसेंट टाइम है, जब वो हाइट से नीचे की आती है तो डिसेंट टाइम कहता है। एक चीज़ और इसमें है, क्वेश्चन में सकता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा मैक्सिमम हाइट को कवर किया उसे क्या कहते हैं? तो उसे एपेक्स कहते हैं। जैसे कोई हमने चीज़ फेंकी, वो मैक्सिमम हाइट तक गई और फिर वो नीचे आने लगती है, तो जो आपकी डिस्टेंस होगी, जो हाइट होगी, उसे आपको क्या होता है? बोला जाता है एपेक्स बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। द टर्म रेस्ट एंड मोशन आर स्टडी अंडर। द टर्म रेस्ट एंड मोशन आर स्टडी अंडर। जो रेस्ट एंड मोशन है, जो शब्द है, वो किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो बायोमैकेनिक्स के अंतर्गत रेस्ट और मोशन का अध्ययन किया जाता है। इसका जो आंसर होगा वो आपका तीसरा सही होगा। आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इन विच टाइप ऑफ लीवर वेट। अब वेट को आप ध्यान रखिए, वेट इज इन बिटवीन फोर्स एंड फल्क्रम। वेट इज इन बिटवीन फोर्स और फल्क्रम। कह रहा है कि जो भार है या वेट है वो फोर्स और फल्क्रम के बीच में है। तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जहाँ वेट हो या रेजिस्टेंस हो, अगर वो बीचों बीच है तो आपका सेकंड टाइप लीवर होगा। क्या होगा? सेकंड टाइप लीवर होगा। आपका क्या होगा? सेकंड टाइप लीवर होगा। इसका आंसर सही होगा आपका दूसरा सही होगा। इसका आंसर दूसरा सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। द मूवमेंट अराउंड द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आर। द मूवमेंट अराउंड द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है वो आपके कंधे और कूल्हे में होता है। इसमें जो मोशन होते हैं, कह रहा कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में जो मूवमेंट है वो कौन कौन से होते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्योंकि इसका जो आंसर है वो ऑल द अबव है, इसलिए ऑप्शन सुन लीजिए। पहला ऑप्शन है फ्लेक्शन एक्सटेंशन, दूसरा है रोटेशन सर्कमडक्शन, तीसरा है हाइपर एक्सटेंशन और चौथा है ऑल द अबव। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका ऑल द अबव होगा। इसका क्या होगा? इसका आंसर ऑल द अबव होगा इसका आंसर। क्योंकि और ये भी पूछ सकता है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ होते हैं? तो कंधे और कूल्हे में।
फर्स्ट वरीयता आपको कंधे को देंगे, सेकेंड आपका कूल्हे को देंगे, जिसमें सभी प्रकार के मूवमेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन देखिए, एट द टाइम ऑफ रिलीज ऑफ डिस्कस एट द टाइम ऑफ रिलीज ऑफ डिस्कस को भी रख लीजिए आप, और साथ साथ आप हैमर थ्रो को भी ले लीजिए कि कब हमको, किस टाइम हमको हैमर या डिस्कस को रिलीज करना है। तो इसका जो आंसर होगा आपका 9 का जो आंसर होगा वो दूसरा होगा, सेंटीपिटल फोर्स इज मोर देन सेंटीपिटल, सॉरी देखिए फिर पढ़िए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज मोर देन सेंट्रीपिटल फोर्स इज मोर देन सेंट्रीपिटल। जब आपका सेंट्रीपिटल फोर्स से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो, या कह सकते हैं कि आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स से ज़्यादा होने पर, तब हम आपके डिस्कस को रिलीज करेंगे। अब सुन लीजिए, इसको ध्यान सुनिएगा। 2 फोर्स हैं आपके, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। सेंटी जो पिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल, पहले पिटल सुनेंगे, वो होता है टुवार्ड्स सेंटर, ऐसा बल जो केंद्र की ओर प्रत्यारोपित हो रहा हो, उसे अभिकेंद्री बल या सेंट्रीपिटल बल कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब दूसरा हमारा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऐसा बल जो केंद्र से बाहर की ओर प्रत्यारोपित हो रहा हो, उसे अपकेंद्री बल कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल है केंद्र की ओर, सेंट्रीफ्यूगल है केंद्र से बाहर की ओर, ध्यान रखिएगा। तो पूछ रहा कि डिस्कस या हैमर कब रिलीज करना चाहिए। तो एक ऐसी स्थिति आती है कि जब हम डिस्कस को अंदर की ओर खींच रहते हैं, एक स्थिति आती है जब डिस्कस अपने आप बाहर की ओर भागता है, एक ऐसी स्थिति आती है जब वो बैलेंस में रहता है। तो डिस्कस हमें तभी फेंकना चाहिए जब आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटीपिटल से ज़्यादा हो जाए, तब हमें रिलीज़ करना चाहिए। आपको एहसास होगा जब आप हैमर थ्रो फेंकने जाते हैं और स्टांस लेते हैं, एग्जीक्यूशन में आते हैं, रोटेशन में जाते हैं, तो रोटेशन में जब हैमर थ्रो खींचते हैं, तो जब खींचते हैं अंदर की ओर, तो आपका क्या है, सेंट्रीपिटल है, और हैमर का जो वेट जो बाहर की खींच रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल है। एक ऐसी स्थिति आती है अगर हम हैमर को नहीं फेंकते हैं, डिस्कस को नहीं फेंकते हैं, तो लगता है कि हम ही बाहर चले जाएंगे। तो उस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, डिस्कस को या हैमर थ्रो को रिलीज़ कर देना चाहिए। तो आंसर इसका दूसरा सही है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज मोर देन सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्वेश्चन DSSB में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अब 10वां क्वेश्चन देखिए, लिविंग ऑब्जेक्ट नीड फूड टू ऑब्टेन, इसका जो आंसर है डी सही होगा, एनर्जी इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्री स्कूल स्टेज चिल्ड्रन नीड डाइट रिच इन, प्री स्कूल स्टेज चिल्ड्रन नीड डाइट रिच इन। जो प्री स्कूल चिल्ड्रन होते हैं उनमें डाइट, कौन सी डाइट की मात्रा अधिक होनी चाहिए। तो ऑप्शन के अनुसार से आपके इसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रोटीन, ये ऑप्शन सही है इसमें। अगर वो प्रोटीन नहीं मिलेगा तो कार्बोहाइड्रेट सही माना जाएगा। तो आपके इसमें जो क्वेश्चन पेपर था किन्सियोलॉजी इन बायोमैकेनिक्स का, इसमें अभी 11 ही क्वेश्चन थे। आगे अगली सीरीज में और ढेर सारे क्वेश्चन लेके आएंगे किन्सियोलॉजी के। तो मैं आपसे एक बात कहूँगा कि प्रश्न जितने भी क्वेश्चन आंसर भेजे जा रहे हैं, लगभग 6 सेट भेज दिए हैं, 600 क्वेश्चन का लगभग समावेश हो चुका है, और 55 वीडियो पड़ गई हैं, 55 वीडियो हैं। इनकी पुनरावृत्ति बार बार करें, कई बार देखें आप। जितनी बार आप देखेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा।
क्वेश्चन को बार बार सुने। अगर वीडियो आपको क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है तब भी उसको आप सुनाई तो दे रहा है, सुनिए, कई बार सुने। जितनी बार सुनेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमें भी हमको प्रेरणा मिलेगी कि हम जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए फ्री ऑफ कास्ट इतना लगे हुए हैं, तो उसके बदले हमें कुछ तो मिलना चाहिए। हम चाहते हैं आप उसके बदले एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं जो उचित हो, और आप सब्सक्राइब कराएं लोगों को। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। मेरा जो उद्देश्य है फिजिकल एजुकेशन को एक एक बंदे तक पहुंचाना है। और मेरा उद्देश्य है कि बच्चों को जितने फिजिकल एजुकेशन है उनको नौकरी दिलाना है, कोई छूटा ना रह जाए। बल्कि आप नौकरी तभी पाएंगे जब आप ठान लेंगे कि मुझे नौकरी करना है, अपना गोल सेटिंग कर लेंगे। जब तक गोल सेटिंग नहीं करेंगे नौकरी नहीं मिलेगी। तो आपका टारगेट बना लेंगे, प्लानिंग कर लेंगे तो 100% आपका काम नौकरी मिल गई, समझ लो आपको। तो जितने क्वेश्चन को बार बार सुने, देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हर बंदे तक पहुंचाएं आप, जिसे ये मत सोचिए कि उसको लाभ नहीं मिलेगा। हर बंदे को लाभ मिलेगा, तभी कंपटीशन की भावना आएगी आपको, तभी आप कंपटीशन, किसी से ईर्ष्या मत करिए, कंपटीशन की भावना लाइए और क्वेश्चन पेपर को बार बार देखें, अध्ययन करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। अब अगली सीरीज़ के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।